आइए मैं आपको अमेरिका के सबसे बड़े, अगर सबसे बड़े नहीं तो ठगों में से एक से मिलवाता हूँ। दुनिया के सबसे बड़े में से एक और अमेरिका में सबसे बड़ा। इस आदमी को देखिए, इनका नाम ओरहान मामदानी है। मैं पश्चिम से थोड़ा नाराज हूँ। मेरा मतलब है, आप लोग इन लोगों के झांसे में कैसे आ जाते हैं? एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई बार। इस्लाम शुरू से ही पश्चिमी सभ्यता को गिराने की कोशिश कर रहा है, इसलिए क्रूसेड्स हुए थे। शायद इसी वजह से, क्योंकि लोग अपनी इतिहास के बारे में जागरूक नहीं हैं। लोग अपने इतिहास के बारे में शिक्षित नहीं हैं। इसी वजह से वे बार बार इन लोगों के झांसे में आ जाते हैं। सबसे पहले लंदन वासियों ने सादिक खान के उस रूप को सच मान लिया जिसमें वे खुद को वामपंथी प्रगतिशील समाजवादी बताते हैं, जबकि असल में वे नहीं हैं। वे एक इस्लामिस्ट हैं। अब ये लोग उस आदमी के झांसे में आ रहे हैं जो खुद को प्रगतिशील, वामपंथी और समाजवादी बताकर इन्हें मूर्ख बना रहा है, लेकिन असल में वो एक इस्लामिस्ट और जिहादी है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, इसे देखिए। ये आदमी न्यूयॉर्क का मेयर है। वह ईरान के एक दूत से मिलने की योजना क्यों बना रहा था? अगर मार्को रूबियो या स्टेट डिपार्टमेंट ने इसे बंद न किया होता तो कौन जानता वे क्या बात करते। ये देशद्रोह कैसे नहीं है? उसके पास वो सब करने का अधिकार नहीं है जो वो करने का वादा कर रहा है। ये वीडियो देखिए। बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में अपनी भावनाओं को भूल जाइए। फर्क नहीं पड़ता कि आप उन्हें पसंद करते हैं या उनसे नफरत करते हैं। बस इस आदमी को देखिए। देखिए, देखिए, वह एक अभिनेता है। उसके चेहरे के भाव देखिए। आप जानते हैं, वह ऐसे दिखा रहा है जैसे मैं बहुत गुस्से में हूं। ये आदमी एक ठग है। वह अपना लहजा को बदलता है। वह एक अभिनेता है। बेंजामिन नेतन्याहू एक युद्ध अपराधी है। वो एक भयानक नरसंहार का वास्तुकार है। एकमात्र नरसंहार जिसमें उनकी आबादी बढ़ी। मुझे सच में समझ नहीं आता। ये वामपंथी वोक प्रचार है, और ये वामपंथी वोक लोग दरअसल इस्लामवादी प्रचार के झांसे में आ रहे हैं। फलस्तीनी लोगों के खिलाफ वो 73,000 से ज्यादा लोगों की हत्या का जिम्मेदार है। वाह, क्या झूठा है। खुद हमास ने भी स्वीकार किया है कि उनमें से 30 से 40,000 हमास के ही ऑपरेटिव थे। तो 70,000 मारे गए लोगों में से अधिकांश हमास के पैदल सैनिक थे। ये आदमी कितना घिनौना और घटिया इंसान है। दसियों हजार बच्चों को अपंग करने के लिए, ऐसा ही होता है। एनेस्थीसिया के बिना अंग काटने पर भी जीवित रहना। दुर्भाग्यवश ऐसा ही होता है। यह बहुत भयानक है, मैं यह मानता हूँ। ये बहुत भयानक है जब उन सभी लोगों के साथ ऐसा हुआ जिन्हें बिना एनेस्थीसिया के अंग काटे गए, उनके अंग काटे गए। मैं समझता हूँ ये बहुत भयानक है। इसलिए तुम्हारे दोस्तों को वह युद्ध नहीं शुरू करना चाहिए था जो वे नहीं जीत सकते थे। नवजात शिशु अस्पतालों और प्रसूति केंद्रों को निशाना बनाना, शिशुओं को जीने का मौका न देना। उसने भोजन और मानवीय सहायता को उन तक पहुंचने से रोका और इस तरह अनगिनत लोगों को भूखा रखा। संयुक्त राष्ट्र ने भी माना कि सहायता रोकने वाला हमास था। सैकड़ों सहायता कर्मियों और पत्रकारों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और हे भगवान, हर शब्द झूठ है। यहाँ तक कि तथाकथित पत्रकारों के भी हमारे पास वीडियो हैं जिनमें वे प्रेस वेस्ट पहने और हाथों में बंदूकें लिए हुए हैं। तो वे पार्ट टाइम पत्रकार हैं। हे भगवान, खैर, इस जोकर को भूल जाओ। माफ कीजिए, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। मुझे नहीं पता और नहीं कर सकता। उसके मुंह से निकला हर शब्द झूठ है। मैं उसे बिना रुके नहीं चला सकता। संयुक्त राष्ट्र ने पिछले महीने बताया कि फिलिस्तीनी बच्चों को इजरायली सेना जानबूझकर निशाना बनाकर मार रही है। 8 महीने से अधिक समय बाद कथित युद्ध विराम। ये सूची लगातार बढ़ रही है। ये सब तब हो रहा है जब हम अमेरिकी नागरिक उन बमों के लिए भुगतान कर रहे हैं जो लोगों की जान ले रहे हैं। तुम अमेरिकी नहीं, बल्कि इस्लामवादी जिहादी हो। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी का वारंट एक कारण से जारी किया है। इंसान होने के नाते हमने पीढ़ियों तक ये साझा समझ बनाई है कि कुछ अपराध इतने गंभीर होते हैं कि वे पूरी मानवता का अपमान करते हैं। जिसके पास आंखें, दिल और ज़मीर है, उसे समझना चाहिए कि उन्होंने कितनी तबाही मचाई है और उन्हें अदालत में पेश होना चाहिए। उन्होंने अभी पर्याप्त नहीं किया। उन्होंने सिर्फ 70,000 लोगों को मारा, जिनमें 40,000 हमास के थे। यह एक के मुकाबले एक से कम अनुपात है, और यही सबसे अच्छा है। जानते हैं क्या? यह दूसरे या तीसरे नंबर पर भी नहीं है। यह लड़ाकों और नागरिकों के अनुपात में सबसे बेहतरीन है, वो भी बड़े अंतर से। अमेरिका ने फल्लुजाह में 2 नागरिकों पर
1 लड़ाके का अनुपात रखा था, जबकि हमास के अपने मुताबिक यह 1 के मुकाबले 1 से भी कम है। जिहादी इस पर रो रहा है। बहुत दिलचस्प। जैसा कि मैंने कहा है, मैं अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी से सहमत हूं कि बेंजामिन नेतन्याहू को उनकी अपराधों के लिए गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उन पर मुकदमा चलना चाहिए। हाँ, आप किससे सहमत हैं? जैसा कि मैं आईसीसी द्वारा आरोपित किसी भी अन्य व्यक्ति के मामले में करता हूं। मेरे प्रशासन ने लागू कानून के तहत उपलब्ध हर रास्ते की समीक्षा की है ताकि ये निर्धारित किया जा सके कि न्यूयॉर्क सिटी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के गिरफ्तारी वारंट को लागू कर सकती है या नहीं। अगर बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ आते हैं तो हमारे पास इस वारंट को लागू करने का स्वतंत्र कानूनी अधिकार नहीं है, लेकिन संघीय सरकार के पास है। मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे आईसीसी से जुड़कर वारंट लागू करें। नहीं। मैं साफ कहना चाहता हूँ, बेंजामिन नेतन्याहू न्यूयॉर्क सिटी में स्वागत योग्य नहीं है। ये तय करना तुम्हारा काम नहीं है, तुम MOFO। मैं सच में उम्मीद करता हूँ कि बेंजामिन नेतन्याहू वहाँ जाएं। मैं सच में उम्मीद करता हूँ, और वह ममदानी के साथ ऐसा करे। या कोई और युद्ध अपराधी जो खुले घूम रहा हो। हम अपने दम पर नरसंहार तो नहीं रोक सकते, लेकिन तय कर सकते हैं कि हमारी चुप्पी हथियार बने या नहीं। हम हर साधन की जांच करेंगे ताकि सभी की मानवता और गरिमा की रक्षा हो सके। यही मेरा आपसे वादा है। मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं जब उसे पद से बाहर कर दिया जाएगा। दोस्तों, हमारी व्यवस्थाओं, संस्थाओं और लोकतंत्र में क्या गड़बड़ है? हाँ, हमें पता है। हम जानते हैं कि इल्हान उमर भ्रष्ट और बेईमान नेता है। आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। हमें पता है ये आदमी इस्लामवादी जिहादी है जो समाजवादी और वोक बनने का दिखावा कर वोक पागलों को बेवकूफ़ बना रहा है। हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। शायद, मुझे नहीं पता। अगर हमारे लोकतांत्रिक संस्थान इस कठिन परीक्षा में विफल हो जाए तो शायद हम गिरने के लायक हैं। मुझे लगता है कि सभी पश्चिमी लोकतंत्र कड़ी कसौटी पर है। क्या हम इन गद्दारों का सामना कर सकते हैं? क्या हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? मुझे ये छोटा सा वीडियो साझा करने दीजिए। मुझे असल में इस विशेषज्ञ की राय लेने दीजिए। क्या मामदानी न्यूयॉर्क सिटी में नेतन्याहू को गिरफ्तार कर सकते हैं? असल में नहीं। उससे पहले ये देखिए। नेतन्याहू ने मामदानी की गिरफ्तारी मांग पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। समाजवादी मेयर जोहराम मामदानी ने अमेरिका के सबसे करीबी मध्य पूर्वी सहयोगी के नेता इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा दौरे पर गिरफ्तार करने की मांग की है। मेरा मानना है प्रधानमंत्री नेतन्याहू की जगह हेग में है। वो युद्ध अपराधी हैं जिन पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने आरोप लगाए हैं। न्यूयॉर्क सिटी में हम वही करेंगे जो कानून अनुमति देता है, खुद के कानून नहीं बनाएंगे। लेकिन बीबी इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, उद्धरण, मिस्टर मामदानी को चाहिए कि वे न्यूयॉर्क में अपनी नीतियों से हुए नुकसान को सुधारने पर ध्यान दें। मामदानी अपनी गलतियों से ध्यान हटाकर यहूदी राज्य के नेता और मध्य पूर्व की इकलौते लोकतंत्र पर हमला करने में रुचि रखते हैं। पूर्व लिबर्टेरियन और राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार ऑस्टिन पीटरसन अब मेरे साथ हैं। ऑस्टिन, साफ कहें तो अमेरिका आईसीसी का सदस्य नहीं है जिसने बेंजामिन नेतन्याहू के लिए यह गिरफ्तारी वारंट जारी किया, और संघीय कानून राज्य व स्थानीय सरकारों को न्यूयॉर्क सिटी आईसीसी के अनुरोधों के साथ सहयोग नहीं करती। तो मामदानी ये दिखावा क्यों कर रहे हैं? हम जानते हैं कि वह यही कर सकते हैं और उनके समर्थकों को यह पसंद है। सुप्रभात, टॉड और मिस मिसौरी जेफरसन सिटी से। मामदानी की इजराइल विरोधी सनक नया नहीं है टॉड। 2023 में डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऑफ अमेरिका कन्वेंशन में मामदानी ने भीड़ से कहा था, जब NYPD का बूट आपकी गर्दन पर होता है तो उसे IDF ने बांधा है। संयुक्त राष्ट्र के राजदूत माइक वॉल्स ने बताया कि मेयर वे कानूनी दीवारें नहीं गिरा सकते क्योंकि अमेरिका ने रोम संविधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय समझौता दौरे पर आए सरकार प्रमुखों को राजनयिक सुरक्षा देता है। राष्ट्राध्यक्ष की प्रतिरक्षा लागू होती है और संघीय अधिकार हमेशा मेयर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखी इच्छा सूची पर भारी रहता है। पता चलता है कि अमेरिकी विदेश नीति चलाना और न्यूयॉर्क सिटी चलाना दो अलग अलग काम है। किसे पता था टॉड? किसे पता था? शायद इस आदमी को नहीं। इजराइल विरोधी स्ट्रीमर हसन पिकर कॉलेज डेमोक्रेट्स को माओ जेडोंग की पोशाक में वामपंथी भाषण दे रहे हैं। इसे देखिए। अब और नहीं उन डेमोक्रेट्स के लिए जो समझौता करते हैं, जो तुष्टीकरण करते हैं और जो हमें धोखा देते हैं। अब उन डेमोक्रेट्स के लिए नहीं जो फासिस्टों के साथ मिलकर काम करेंगे, जो आईसी को फंड देंगे, जो इजराइल को फंड देंगे, धरती को जहर देंगे, मजदूरों को धोखा देंगे और मालिकों का साथ देंगे। हमें अब ऐसे डेमोक्रेट्स की जरूरत नहीं है।
हम आ रहे हैं, हम सब हैं। हम हैं। मुझे लगा वो कहने वाले हैं कि हम कम्युनिस्ट हैं। ये लोग कम्युनिस्ट बनने का दिखावा कर रहे हैं। इस्लामवादी जिहादी हैं। भगवान, शायद ये सच में भ्रमित हैं उन जैसे लोग और मामदानी, क्योंकि वे इस्लामिस्टों की अगली पीढ़ी हैं। शायद इस्लामिस्ट लोग इन्हें उपयोगी मूर्खों की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं निर्णायक घड़ी कब आएगी, जब वे अराजकता फैला देंगे और जब वे हमारे संस्थानों को कमजोर कर देंगे। जब चारों ओर अव्यवस्था और अराजकता होगी, तब वे जानते हैं। इतिहास बताता है कि इस्लामिस्ट ही कम्युनिस्टों को काबू करने में सफल होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है मुस्लिम दुनिया में कम्युनिस्ट क्रांति क्यों नहीं हुई? क्या आपने कभी सोचा है क्यों बांग्लादेश में एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, पाकिस्तान में भी एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, ईरान में कम्युनिस्ट पार्टी नहीं थी, लेकिन वहां कम्युनिस्टों की एक सक्रिय आंदोलन जरूर था। वे सभी मारे गए क्योंकि इस्लामवादी हमेशा जीतते हैं। और सच कहूं तो उनके दिल में क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संभव है वे सिर्फ अति वामपंथी वोक समाजवादी पागलों का इस्तेमाल करने के लिए कम्युनिस्ट होने का नाटक कर रहे हों या इस्लामवादी हों, मुझे नहीं पता। सच कहूं तो फर्क नहीं पड़ता। वे हमारे पश्चिमी लोकतंत्रों के लिए बहुत खतरनाक हैं। मैं पूरी तरह से पूंजीवादी हूं और मैं कम्युनिस्टों से पूरे दिल से नफरत करता हूं, पूरे दिल से। सिर्फ उनकी भयानक कम्युनिस्ट और आर्थिक नीतियों ही नहीं, बल्कि उनके सामाजिक मूल्य भी खराब है। देखिए वे किनके साथ गठजोड़ कर लेते हैं, जिहादियों के साथ। जब बात आती है वे खुद को सबसे बड़ा मानवतावादी बताते हैं। जिहादियों के मानव अधिकारों की रक्षा की जाती है, जबकि वे हमें सिर कलम करना चाहते हैं। बॉस, हम बॉट पर हैं, हम अनबाउंड पर हैं और हम निर्विवाद हो जाएंगे। तो उसे नागरिकता छीनकर देश से निकाल देना चाहिए। इस बेवकूफ औरत को देखो, बिना आस्तीन की टॉप पहनकर इस आदमी पर पागल हो रही है। डेमोक्रेट्स को छोड़ो ऑस्टिन, क्या ये क्लिप हर रिपब्लिकन विज्ञापन में मिड टर्म्स तक नहीं दिखनी चाहिए, ताकि दिखाया जा सके कि ये मार्क्सवादी और ऑडियंस में ताली बजाने वाले लोग तुम्हारे जीने के तरीके पर कब्जा जमाना चाहते हैं? हाँ, रिपब्लिकन लोग इसे पसंद कर रहे हैं टॉड, और इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये मुझे द ऑफिस के ड्वाइट श्रूट की उस क्लिप की याद दिलाता है जब वो मुसोलिनी जैसा भाषण देता है। कम्युनिज्म ने 10 करोड़ लोगों की जान ली और हमें सिर्फ वो घटिया जैकेट मिली। ये आदमी उस व्यक्ति की नकल कर रहा है जो इतिहास के सबसे घातक अकाल के लिए जिम्मेदार था, जैसे ये मजाक हो। वाह, ये वही आदमी है जो चीन और क्यूबा गया था, अमेरिका से लगाव नहीं बताया, और अब ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने उसकी यात्रा की फंडिंग को लेकर समन भेजा है। ये क्रांतिकारी नहीं है। ये आदमी सर्वहारा वर्ग से नहीं बल्कि नेपो बेबी है। ट्विच स्ट्रीमिंग से बड़ा प्लेटफॉर्म पाया और उसके चाचा जंक वेगर ने चेक साइन किए। वो आदमी $2.7 मिलियन के वेस्ट में रहता है। मजेदार है दोस्तों, जो खुद को कम्युनिस्ट और मजदूर वर्ग के हिमायती बताते हैं, वही ऐशो आराम में रहते हैं। वे अपने पेंट हाउस में रहते हैं, सबसे शानदार गाड़ियां चलाते हैं, सबसे अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन फिर भी न जाने कैसे वे खुद को मजदूर वर्ग की आवाज बताते हैं। इनसे सब कुछ छीन लेना चाहिए। मैंने आज तक एक भी समाजवादी या कम्युनिस्ट नहीं देखा जो पाखंडी ना हो, एक भी नहीं। हर एक उनमें से। और न जाने क्यों हमेशा वही ऊपरी मध्यम वर्ग के लोग होते हैं जो मजदूर वर्ग के लिए सबसे ज्यादा हमदर्दी जताते हैं, जैसे कि खैर लूजर। देखो, मेरा इन लोगों से अब पेट भर गया है, सच में बिल्कुल भर गया है। अब मेरे पास इनके लिए कोई सब्र नहीं बचा है, सच में नहीं है। मैं कहता हूं, आओ जो करना है करो। मुझे लगता है अब वक्त आ गया है। मुझे लगता है वक्त आ गया है। खैर, हम वहां पहुंच रहे हैं। इसके लिए हम नहीं, ये लोग जिम्मेदार हैं। इस आदमी ने जमींदारों का खून मांगा था, कहा था उनका खून बहाओ, सड़कों पर मारो। उसने कहा अमेरिका 11 सितंबर जैसे हमले का हकदार था। इनकी वफादारी गलत जगह है दोस्तों। हॉलीवुड में एक आलीशान बंगला है जिसकी कीमत अब शायद 3.5 मिलियन से ज्यादा है। वो गेट के पीछे रहता है ताकि फैंस और पपराजी उससे मिल न सकें। लोगों ने उसके पाखंड पर सवाल उठाए तो उसने सफाई दी कि वो गरीब होकर पूंजीवाद का बचाव करने से बेहतर अमीर समाजवादी बनना पसंद करेगा। कम से कम वो ईमानदार है। क्रांति एक गेटेड कम्युनिटी में रहती है टॉड। उसका पाखंड पागलपन की हद है। बड़ा सवाल है कि डेमोक्रेट्स क्या कर रहे हैं। यहां कम से कम दो हैं।
कुछ पागलपन वाली बातें हैं। आप जानते हैं, जब हम इंतिफादा और डीएसए के लिए तालियां बजा रहे हैं, फिर से वे ऐसी बातें कहते हैं जैसे आप जानते हैं, मुख्य उद्योगों, सरकार का अधिग्रहण, वो साम्यवाद है। लेकिन इसका हमास के समर्थन से क्या लेना देना है, और इसका ऐसे उम्मीदवार खड़े करने से क्या लेना देना है जो कहते हैं कि पुलिस नहीं होनी चाहिए, जेलें नहीं होनी चाहिए। हम किसी को निर्वासित नहीं कर सकते, चाहे उसने बलात्कार या हत्या की हो। इजराइल को अस्तित्व में नहीं होना चाहिए। ये विचार भयानक हैं। ऑस्टिन, समय कम है, जल्दी जवाब दें। क्या डेमोक्रेट्स बहुत देर कर चुके हैं? क्या बीमारी पहले ही फैल चुकी है? हाँ, फैल चुकी है। इस हफ्ते एक्सियोस ने रिपोर्ट किया कि रिपब्लिकन चुपचाप अपनी मिड टर्म चुनावी रणनीति इसी पर बना रहे हैं और इसे नफरत का चुनाव कहते हैं। वे डेमोक्रेट्स के प्रोग्रेसिव्स की टी पार्टी जैसी बगावत की बात कर रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि पार्टी शासन नहीं कर सकती और क्यों युवा लोग न सिर्फ रिचर्ड निक्सन की तरह सोच रहे हैं, जैसा कि आप लोगों ने पहले भी फॉक्स एंड फ्रेंड्स फर्स्ट पर रिपोर्ट किया है, बल्कि युवा लोग वास्तव में जोसेफ मैकार्थी के दिनों की वापसी की चाहत कर रहे हैं और सोच रहे हैं क्या वे काफी दूर तक गए थे। उस लेख की समस्या है कि रिपब्लिकन कहते हैं हो सकता है आपको हम पसंद ना हो, लेकिन वे हमसे भी बुरे हैं। रिपब्लिकन पार्टी को अब से लेकर नवंबर तक सिर्फ इसी पर टिके रहने के बजाय कोई बेहतर रणनीति बनानी होगी। ऑस्टिन, यहीं पर बात खत्म करते हैं। धन्यवाद सर। मैं सच में यही उम्मीद करता हूं। मुझे पता है ईरान में युद्ध ज्यादा लोकप्रिय नहीं है। मुझे पता है कि यह ट्रंप के लिए नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन मैं सच में उम्मीद करता हूं कि डेमोक्रेट्स अपनी कम्युनिस्ट महत्वाकांक्षाओं को उजागर करते रहें। मैं सच में यही चाहता हूं, क्योंकि रिपब्लिकन को शायद उन्हें हराने की जरूरत भी ना पड़े। डेमोक्रेट्स खुद अपनी हार के जिम्मेदार होंगे। मैं यही चाहता हूं। मुझे इन कम्युनिस्टों से नफरत है। हमें इनसे और नफरत करनी चाहिए। उन्होंने लोगों के लिए सिर्फ मौत, तबाही और दुख ही लाए हैं। उन्हीं लोगों के लिए जिनके मानवाधिकारों की बात करने का वे दावा करते हैं। भयानक लोग हैं। यह सबसे बुरा सपना है। किसने सोचा था? किसने सोचा था कि सोवियत संघ के पतन के बाद कम्युनिज्म फिर से लौट आएगा? किसने सोचा था